नमस्कार। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथ रस से जो तस्वीरें आईं वो दिल को दहला देने वाली हैं। जो खबर आई वो शर्मनाक थी और सैकड़ों सवालों से भरी भी थी। इसमें दर्द भी है, पीड़ा भी है, बद इंतजामी भी है, अव्यवस्था भी है और सबसे जो चिंताजनक बात है इसमें वो ये है कि हर तरफ लाशों के ढेर हैं, हर तरफ मौत ही मौत है। और जो सबसे बड़ी बात है वो इसमें जो मूल तत्व है वो तत्व है अंधविश्वास, अंधभक्ति। और ये अंधभक्ति किस लिए? चाहे कोई समाज किसी को संत मानकर, किसी को महंत मानकर, किसी को भगवान मानकर अंधभक्ति कर रहा हो, या फिर बहुत सारे अंधभक्त व्यक्तियों को भगवान मानकर, अवतार मानकर पैदा हो गए इस देश में। राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं जो अपने अपने लोगों को भगवान की श्रेणी देते हैं, दुनिया से ऊपर मानते हैं। वो मानते हैं कि वो इस दुनिया के रहने वाले लोग ही नहीं, कहीं और से आए हैं, अवतार हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण अभी हाल में हमको चुनाव में देखने को मिले। राजनीतिक दल भी इसी में उलझे हुए हैं। और राजनीतिक दलों का नाम हम क्यों ले रहे हैं आज? क्योंकि कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसे बाबाओं से नेताओं के कनेक्शन जरूर हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बाबा हरिनारायण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अब अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? कल ही इसी कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत विद्वान पत्रकार केपी मलिक बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला दुर्गेंद्र जी, हम सब सर पटक लें, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो ये बाबाओं के पास जो भीड़ है ना, ये वोट है, वोट है। तो मसला वोट और नोट का है। बाबा नोट कमाते हैं, नेता वोट कमाते हैं। यही हालत है। और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं बाबाओं का दागदार इतिहास। एक से एक बड़े बाबा, जिनके पैरों में ऐसे करके बहुत बड़े बड़े लोग, देश के बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब हम जब बहुत कह रहे हैं तो बहुत ही बड़े लोग हैं वो, जो ऐसे बाबाओं के चरणों में लौटते रहे हैं। राम रहीम, आसाराम बापू, रामपाल, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे नारायण साईं। अभी ताजे ताजे कई बाबा और हो गए हैं। करौली शंकर महाराज अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, खूब अलौकिक बताते हैं खुद को, सारी बीमारियों का इलाज ठीक कर देते हैं, प्रेत बाधा तमाम चीजें वो शांत कर देते हैं। उत्तराखंड के एक मंत्री, उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री किडनी का इलाज अच्छा खासा करा रहे थे एम्स में। किसी ने बता दिया कि चले जाओ करौली शंकर, इलाज कराया। उनको विश्वास भी होने लगा कि ठीक हो जाएंगे। अचानक एक दिन कोलैप्स कर गए। मंत्री जी दुनिया से बाहर चले गए। ये दशा हुई है, ये दशा। मैं उन भोले भाले लोगों की आंखें खोलने के लिए आज आया हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अंधभक्ति, बहुत सारी बातें कल इस दुखद हादसे से अब तक हो चली हैं कि भाई अंत में जो एक लबोलबाब निकला है वो ये है। आज मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने कहा कि सेवादारों ने चीजें नहीं ठीक की। आयोजन क्या सेवादारों का था? क्या सेवादारों को प्रवचन देना था? क्या सेवादारों ने चीजें नहीं ठीक की? हालांकि यह भी कहा गया है कि बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए हैं। संकेत, पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बाबा ने इस देश के बड़े वकील डॉक्टर एपी सिंह को अपना मामला दे दिया है। निर्भया बलात्कार कांड से लेके तमाम मामलों के वकील एपी सिंह रहे हैं। चाहे वो सीमा का मसला हो,
और चाहे निर्भया बलात्कार कांड हो, इस तरह के मामलों के वकील वो रहे हैं। चंद्रा स्वामी आपके सामने, इनको तो मैं भूल ही गया था। पूरी की पूरी नरसिंह राव सरकार स्वामी जी के चरणों में ऐसे ऐसे। इनका असली नाम नेमचंद जैन उर्फ चंद्रा स्वामी था। और इनके भी एक महागुरु उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहते थे, मामा जेपी अग्रवाल मामा, महागुरु चंद्रा स्वामी के महागुरु। तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्री परिषद में जगह पाने के लिए मामा के भी चरणों में प्रणाम करते थे। तो ये है संजाल जंजाल। और ये जो जिनके कारण इतना हाथरस में 121 लोगों की अब तक आधिकारिक रूप से जो पुष्टि हुई है उसमें जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। इसके लिए जिम्मेदार ये सिपाही से बाबा तक तमाम काली करतूतें हैं इनकी। दुष्कर्म के मामले में, कदाचार के मामले में, दुराचार के मामले में ये महोदय जब 1990 के दशक में जेल में गए तो ये कहते हैं कि अचानक जेल के अंदर परमात्मा से इनका मिलन हो गया। अरे हजारों कैदी भर्ती हैं उन्हें जेलों में, उन्हें परमात्मा नहीं मिलते, इनको परमात्मा मिल गए। और फिर उस भोले भाले समाज को ऐसा मूर्ख बनाया कि परिणाम सामने है, उनकी जानें चली गई। अभी एक मेरे सहयोगी कह रहे थे कि बाबा के पास 30 गाड़ियां हैं। वो आश्रम की सूची भी जरा चला दी जाए, आश्रमों की जो फेहरिस्त है बाबा के आश्रम कहां कहां हैं। और आश्रम होने का मतलब उन इलाकों के वोटों में बाबा की अच्छी मजबूत पकड़। राजस्थान से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के इटावा तक में। और कहते हैं कि एससी और एसटी समाज में बाबा का जबरदस्त प्रभाव है। और चुनावों में इसी वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों में छीना झपटी मचती है कि दलितों का हितैषी कौन, बाबा भीमराव अंबेडकर का असली वारिस कौन, ओबीसी का मसीहा कौन। ये भारत की राजनीति है और यह भी एक प्रकार की अंधभक्ति ही है। राजनीति में पिछले 20 सालों से अंधभक्ति का चलन तेज हुआ है और पिछले 10 सालों से तो इंतहा हो गई अंधभक्तों की। आप ट्रेन में जा रहे हैं, जरा बोलिए, आपको गिरा कर मारेंगे। एक कांड हुआ था, एक सिपाही ने अच्छे खासे 2 लोगों को गोली मार दी थी केवल इसीलिए, अंधभक्ति में। तो यहां तक ये देश और समाज पहुंच चुका है। देश का बहुत सारा मीडिया अलग अलग बातें करता है। मीडिया भी निकाल रहा है कि साहब अखिलेश यादव से उनके संबंध थे। ठीक है, अखिलेश यादव क्या रोक रहे हैं बाबा को जेल भेजने में? तो मीडिया का भी दोगला रूप दिखाई पड़ता है, दोगला। माफ करिएगा मुझे, अगर किसी को अगर इस तरीके की मेरी बात को चुभे तो मैं अभी से माफी मांग ले रहा हूं एडवांस में, लेकिन दोगला स्वरूप। मीडिया की भूमिका यह होती है कि आप कम से कम एक लाठी से हाकिए, एक लाठी से, कोई भी हो। अगर गलत हुआ है तो मीडिया की लाठी चलनी चाहिए। नहीं चल रही अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं ये भी उन साथियों को मैं बधाई दूंगा जो मीडिया के बहुत सारे साथी, मैं देख रहा हूं कल से खबरों को, चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, बहुत सारे हिम्मती साथी हैं जो बड़ी मजबूती के साथ में पत्रकारिता भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे कुएं में भांग घुली है। ठीक है, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाबा, सुबह कहा गया कि मैनपुरी के आश्रम में बाबा है, पुलिस पहुंच गई, ड्रामाबाजी की, वहां तमाम चीजें की, लेकिन पता चला बाबा तो है ही नहीं। शाम को बाबा का एक बयान आया, पहला बयान, और चैनल ऐसा चला रहे हैं कि ओहो बाबा का पहला बयान, ऐसा लगा कि ओहो साक्षात भगवान उतर आए। बाबा का पहला बयान, या इस देश की इतनी इंपॉर्टेंट बातें कि कुछ कहने को नहीं। बाबा का पहला बयान कि कम से कम ये बाबा ने पत्र जारी किया, स्क्रीन पर दिख रहा है
ये बाबा के वकील एपी सिंह के जरिए बयान आया है। वो चाहते हैं बाबा कि सबका इलाज हो रहा है वो लोग अच्छे से चंगे भले हो जाएं, ठीक हो जाएं। और बाबा ने कानूनी जो सहायता है वो ले ली है, अपने बचने के लिए वकीलों के पास वो पहुंच गए हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है गौरव द्विवेदी, उन्होंने एक याचिका दाखिल कर दी है। मैं सहयोगियों से कहूंगा कि इस कार्यक्रम में गौरव द्विवेदी को जरूर जोड़ें। एक जनहित याचिका उन्होंने दाखिल की है कि इस तरह की घटनाएं। एक और खबर मैं अभी देख रहा था, जब मैनपुरी आश्रम की तलाशी हुई तो उसमें कुछ कागज मिले, पता चला कि सन 2000 में भी इस पाखंडी बाबा के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है अंधविश्वास की धारा में, अंधविश्वास फैलाने में। तो आप समझ लीजिए, आदतन अंधविश्वास फैलाने का ये गुनहगार है। बहुत सारी इस तरीके की बातें आई। मेरे अंदर आक्रोश है, और अगर जिस पत्रकार के अंदर आक्रोश नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो पत्रकार भी नहीं है। आक्रोश पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण आभूषण है, इसे मैं आभूषण की तरह पहन के रखता हूं। तेवर हमारे आभूषण हैं। सच्चाई के साथ खड़े होना, ऐसी घटनाओं पर बाज की तरह टूट पड़ना, यह हमारा काम है। हम कर रहे हैं, हम करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत व्यथित करके रख दिया है। तो आज इस खास कार्यक्रम मंथन में हम चर्चा बहुत पहलुओं पर करेंगे, लेकिन जो आज हमारा फोकस होगा वो अंधभक्ति होगा। और सवाल होगा इस देश के 145-46 करोड़ लोगों से कि भाई अंधभक्ति क्यों, चाहे इन पाखंडियों के प्रति और चाहे किसी राजनेता के प्रति। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह हाथरस पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, पूरे घटनाक्रम को समझा, पूरी जो घटना हुई है उसको अपनी आंखों से देखा, समझा, सोचा, और फिर पत्रकारों को बहुत सारी उन्होंने बातें बताई और मुआवजे की बात की, इलाज की बात की, कार्रवाई की बात की। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो कुछ करना चाहिए था वो योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश की। लेकिन एक खबर ये भी आई बीच में कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, हालांकि अब वो पहुंचे हैं, पता चला है अभी थोड़ी देर पहले, देर शाम, लेकिन ये पता चला कल से उनका आता पता नहीं था। योगी जी खुद उन्हें ढूंढ रहे थे कि कहाँ है पाठक जी। तो पाठक जी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष के साथ एक मीडिया चैनल ने चलाई। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि एम्बुलेंस तो थी ही नहीं, बहुत सारे लोग बचाए जा सकते थे। पाठक जी हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य तंत्र है वो पूरी तरह निरोग हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा, या अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहा। और महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची तो वो कह रही कि कोई शिकायत करे तो हम कार्रवाई करेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है रेखा शर्मा, कोई जोड़ नहीं है आपका। कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी,
देखिए, कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान किस प्रकार की भगदड़ कहां मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, ये फोटो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सुनने में आया है कि कुछ लीडर्स की फोटो है। अब ये जो कमेटी जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सारे क्वेश्चन भी करेंगे और उन लीडर से भी बातचीत करनी चाहिए। मैं तो खुद ही आई हूँ फैक्ट फाइंड करने के लिए, और मैं खुद ही बात कर रही हूँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक रहा है, तो हम अपनी फैक्ट फाइंडिंग भी करेंगे। कॉम्पनसेशन 2 लाख और बहुत दुख की बात है कि महिलाएं भी आगे आके बात नहीं कर रहा, और वो कहती है कि सेवा में चले गए तो चले गए। उनके परिवार भी ये कह रहे हैं कि सेवा में चले गए तो चले गए। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अनपढ़ता कितनी ज्यादा है, जो अभी तक जब इतना सब कुछ हो गया परिवार वाले नहीं आ रहे हैं सामने। रेखा शर्मा कह रही हैं कि भाई परिवार के लोग, महिलाएं कह रही हैं कि सेवा में चले गए तो चले गए, और जिन लोगों ने अपना परिजन खोया उनके लोगों का ये जवाब है। ठीक है, हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। ये हो सकता है कि वो अंधविश्वास में जकड़े हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको जो महिला और जो मानवाधिकार, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, आप महिलाओं के प्रति क्या आप इंतज़ार करेंगी? क्या उनकी आप जो उनका मानसिक स्तर है या उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, क्या उसको आपको पता नहीं है क्या कि भाई वो किस तरीके से परिवेश से ऐसी महिलाएं आती हैं, और उनके जो दिमाग को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है? कहते हैं विश्वास और अंधविश्वास एक ऐसी भावना है जो किसी को भी उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। विश्वास की बात करें तो आस्था समझ में आती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष पर हम आस्था करने लगते हैं तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। और विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक नींव है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। पर हमारा स्वभाव है कि या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर अंधविश्वास। ये दोनों ही परिस्थितियां बेहद घातक है। अविश्वास भी घातक है और अंधविश्वास भी घातक है। जहाँ तक अंधविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, तो अंधविश्वास आक्रोश को जन्म देता है। और कुछ ऐसा ही भयावह नज़ारा हमें हाथरस में देखने को मिला, जब साकार विश्वहरि नाम के बाबा पर अटूट विश्वास या अंधविश्वास रखने वाले अनुयायी उनकी चरण रज, उनके चरणों की धूल जिधर से वो निकल रहे थे उसकी धूल लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते गिरते नजर आए, क्योंकि उनको बाबा की चरण रज मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी मरेंगे नहीं। पर असल में एक के बाद एक मरती जिंदगियों ने बाबा की पाखंड को लोगों के सामने उजागर कर दिया। सवाल ये उठता है कि जब बाबा इतने ताकतवर थे और कोई ऐसी शक्ति उनके पास थी जिसमें सब कुछ वो ठीक कर सकते थे, तो फिर मरते लोगों को वो क्यों नहीं बचा पाए अपनी शक्ति से? ये बड़ा सवाल है। आज हम इस देश के लोगों, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में फंसने वाले लोगों से मेरा ये सवाल होगा बहुत विनम्रता के साथ में। मेरा उद्देश्य इस कार्यक्रम में
बहुत कठोर शब्द बोलने का ये नहीं है कि हम किसी की आस्था और विश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम उनकी जो अंधविश्वास को जरूर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और बाबा अपनी गाड़ी पर सवार होकर वहाँ से निकल गए, 121 लोग काल के गाल में समा गए। FIR हुई तो सेवादारों पर बाबा बच गए। मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे थे कि पता है, सबको पता है कि किसके राजनीतिक कनेक्शन हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कार्रवाई करते, बाबा की पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, किसने रोका है? ये तो और अच्छी बात है। अपने राजनीतिक विरोधी को सबक सिखाने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो उसे सिखाया जाना चाहिए। और अगर वो वास्तव में दोषी है, अखिलेश यादव अगर बाबा के पोषक हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अगर कोई सबूत है कि अखिलेश यादव भी अंधविश्वास फैलाने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। दरअसल मसला ये दूसरे तरीके का है। यहाँ अभी तक कहा जा रहा है, बाबा को ढूंढा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है एक सेफ पैसेज बाबा को दिया जाएगा, क्योंकि उनके अनुयायी अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं। मैंने जैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि वोट एक को चाहिए और उनके वोटों को बेचकर नोट ऐसे बाबाओं को चाहिए, सुविधाएं चाहिए। इन बाबा के बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे अधिकारी अपने अच्छी जगह मनचाही पोस्टिंग कराने के लिए इनके पास जाते थे, वो चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार। हालांकि मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार किसी बाबा के कहने पर कोई पोस्टिंग नहीं करेगी, मैं मुतमईन हूं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर सिंह समाजशास्त्री हैं। अनीस अंसारी साहब उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम पदों पर अंसारी साहब विराजमान रहे हैं और रहकर वो काम करते रहे हैं। अवधेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गुस्ताखी होगी कि आज मैं स्वागत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल भी नहीं किया था। मेरा मन आहत है कल से ज़्यादा, आज और आहत है। और आज बड़ा मैं मूल और मौजूद विषय लेकर आया हूँ, अंधभक्ति। ये शब्द 20 सालों से ज़्यादा सुना जा रहा है और 10 साल से तो ज़्यादा ही है। अंधभक्ति, अंधभक्ति इन बाबाओं की, अंधभक्ति नेताओं की, कोई भी हो, किसी भी दल के हों, कोई अछूता नहीं है। हर दल के नेता के अंधभक्त हैं और इनका आपस में कनेक्शन बहुत तगड़ा नेक्सस है। बाबाओं के कहने पर चंद्रा स्वामी मंत्रियों को हटवा देते थे, बनवा देते थे कांग्रेस की सरकारों में। ये बाबा जी जिनकी ये करतूत है, जिनकी वजह से इतने लोग मारे गए। मुख्यमंत्री जी अभी इशारा कर रहे थे कि आपको पता है किसके राजनीतिक संबंध हैं इनसे। अभी मैं एक चैनल पर देख रहा तो कह रहे थे अखिलेश यादव के बाबा कनेक्शन। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि भाई अखिलेश जी, बिना नाम लिए उनका, कि भाई लोग दो रूप दिखाते हैं, एक तरफ निंदा करते हैं, एक तरफ रिश्ते बनाते हैं। मैं मान लेता हूं कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब कौन कार्रवाई से रोक रहा है? इन तथाकथित भगवान पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? ये बड़ा सवाल है। और ये मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से होगा, अवधेश पांडे से। अवधेश पांडे जी, सवाल आपने सुन ही लिया होगा। मैं आज बहुत गंभीर विषय इसलिए लेकर आया हूं कि अंधभक्ति है ये, और अंधभक्ति का नतीजा आप देख रहे हैं। और भक्ति, विश्वास, अविश्वास, इसको मैंने डिफाइन भी किया। समाजशास्त्री पढ़े ज़्यादा इस विषय में जानते हैं, वो और बेहतर
तरीके से इन चीज़ों को बताएंगे सत्यवीर जी। महेंद्र जी, अवधेश जी। देखिए, ये जो हाथरस की घटना है स्तब्ध कर देने वाली है, दुखद है, और पूरा देश आज मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। अवधेश जी, दुनिया और चिंतित है। माफी के साथ मैं आपको जरा सा केवल इंटरप्ट करूंगा। दुनिया, रूस जैसे देश ने भी बहुत दुख व्यक्त किया है। देश जहां भी ये खबर गई है, इस सबको स्तब्ध कर देने वाली है, और सब लोग ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि घटना पर कार्रवाई क्या हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं और एफआईआर दर्ज हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जो भी लोग इस घटना के पीछे जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जैसे ही एफआईआर की विवेचना होगी और जो जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई एक नजीर बनेगी। इस प्रकार की बात आदरणीय योगी जी ने कही है, और योगी जी के कानून व्यवस्था पर प्रदेशवासियों को विश्वास है। और चूंकि घटना बेहद दुखद है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गंभीर कार्रवाई होगी और ये नजीर बनेगी। ये जो अंधभक्ति है, बहुत सार्थक बहस आप अपने चैनल पर कर रहे हैं, ये एक प्रकार का तर्कहीन विश्वास है कि जिस विश्वास को हम अपने तर्कों से सिद्ध नहीं कर सकते, अंधभक्ति के सहारे, लोक परंपराओं के सहारे, किंवदंतियों के सहारे, जल्दी सब कुछ प्राप्त कर देने की लालसा के सहारे लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। और इसी तरह का एक जो मिलता जुलता शब्द है पाखंड, कि व्यक्ति कोई स्वयं आडंबर करके कुछ कहता तो है लेकिन उस प्रकार का खुद आचरण नहीं करता। ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, जो किसी भी धर्म के चोले में छुपे हुए लोग हैं, और जो इन प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक का काम कर रहे हैं, एक श्रद्धा निर्मित करने का काम कर रहे हैं, अब वो समय है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हो सकता है शिक्षा और जागरूकता से, समाज को शिक्षित करके, जागरूक बना करके, चाहे जो व्यक्ति अंधभक्ति फैलाता हो, पाखंड फैलाता हो, चाहे वो कोई बाबा की शक्ल में हो, चाहे कोई पीर की शक्ल में हो, मौलवी की शक्ल में हो, फकीर की शक्ल में हो, सब के प्रति एक ऐसा भाव, एक शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से विकसित होना चाहिए। समाज के अंदर इस प्रकार की जागरूकता आनी चाहिए, जिससे दोबारा इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा माहेश्वरी जी, कि इसको कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, उनसे इस घटना को जोड़ देना, या इन बाबा को, उन जो श्रेष्ठ लोग हैं जो वैज्ञानिक हिंदू धर्म के मोक्ष पर व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनसे इन तर्कों को जोड़ देना, मुझे लगता है कि ये भी ठीक बात नहीं होगी। और जहां तक राजनीति की बात है, तो ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर राजनीति करना बेहद दुखद है। किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रेम जी, ये सारी चीजें ठीक होगी और एक कठोर कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। राजनीतिक पाखंड पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? राजनीतिक पाखंड, राजनीतिक अंधभक्ति, दो चीज मैंने पहले कहा, ये चीजें कोई आपने जैसे एक अपनी धारा में, अपने शब्दों में इसको एक समय सीमा में बांधने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको खारिज करते हुए इस बात को कहता हूं कि जहां भी तर्कहीन विश्वास है, इस प्रकार के तर्कहीन जो विश्वास है, उनकी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग खुद ऐसा अच्छा आचरण न करते हो और दूसरों को उस तरह के आचरण करने के लिए प्रेरित करते हो, उस प्रकार का पाखंड भी नहीं होना चाहिए। न ये सामाजिक क्षेत्र में होना चाहिए, न राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए, न किसी बाबा के द्वारा होना चाहिए, न किसी पीर, मौलवी और फकीर के द्वारा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत आपकी इस बात को मैं बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि आपने बहुत मजबूती के साथ में अपनी बात को रखा। प्रोफेसर जोशी, अवधेश पांडे कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो अवधेश पांडे को ही करनी है, इनकी पार्टी को करनी है, इनके नेता को करना है, इनके मुख्यमंत्री को करना है, इनके प्रशासन को करना है ऐसे लोगों के खिलाफ। मैं इसके उलट आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या राजनेता वोटों के लालच में इस तरह के लोगों को शरण देते हैं, इनके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, इन्हें महान बनाते हैं, इनके कार्यक्रमों में जाके बाकी जो जनमानस है, भोले भाले लोग, जो शोषित पीड़ित सर्वहारा समाज के लोग, देश के बहुजन,
मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अज्ञानता और अशिक्षा है तो ऐसे ही वर्गों के बीच में है। क्या ऐसे लोगों को वो प्रेरित नहीं करते कि जाओ उनके आप भी चरण छुओ, उनकी चरणों की धूल लो और अपने प्राण दे दो? प्रोफेसर जोशी, ये जो बीमारी है ये तो कुछ बाबाओं में है ही, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि नेताओं में भी ये बीमारी आ गई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कौन कह रहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं और अपनी तुलना भगवान शिव से करने लगे थे, और देश के सर्वोच्च पद पर है। क्या देश ने सुना नहीं? और आज के युग में जब पढ़ाई लिखाई और आज इंटरनेट का जमाना है, कोई इस तरह की बात करे, मुझे लगता है ईश्वर के करीब, ईश्वर का एक प्रतिनिधि बनने की चाह अब बाबाओं से सीधा नेताओं में भी आने लगी है। वो भी अपने आप को 2 बार सत्ता में आने के बाद अपने आप को सीधा भगवान साबित करने लगे हैं। पहला विषय है, ये थोड़ा सा हटके था, लेकिन आपकी बात का समर्थन भी इसमें था कि नेता भी अब भगवान का स्वरूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहला विषय। दूसरा विषय मैं आना चाहता हूं, जो आज आपका जो विषय है, मैं उस विषय पर इतना कहना चाहता हूं। आज वहां पर आदरणीय योगी जी की सरकार है और जो परमिशन थी उसमें वो 80,000 लोगों के आने की थी। कैसे इनका LIU फेल हो जाता है, इंटेलिजेंस फेल हो जाता है कि 2.5 लाख की वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है? कैसे वो परमिशन दी गई और किस सरकार के अंतर्गत दी? क्या सरकार ये अपनी जवाबदेही से बचाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? और अभी एक चित्र की बात भी चल रही थी, तो कि मैं प्रश्नों से बचता नहीं हूँ दुर्गेन जी, आप मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं। आपके साथ मेरी कई, मेरे ख्याल से 100 के करीब डिबेट हो गई है, तो आप ये जानते हैं मैं ना तो प्रश्नों से भागता हूं। एक चित्र की बात आई थी कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उनका चित्र था, आपके चैनल में चला है, आपके द्वारा भी बात वो कही गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसाराम बापू जी का चित्र था, तो आसाराम जी के कर्मों के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को दोष दे सकते हैं? आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, आप मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने किसी कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट के रूप में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप भी आदर्श होते हैं समाज के। तो ये कहना, ये विषय का तो ये तार्किक है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज वहां पर स्थिति इतनी विकट है, एक सिपाही इतनी सारी जो मौतें हैं उसको देखकर हार्ट अटैक से मर गया। सर, मैं आपको, रवि यादव सिपाही का नाम है, वो इतनी मौतों का मंजर देखकर उस सिपाही ने हार्ट अटैक हो गया उसको। देखिए स्पष्टीकरण भी आ गया है जोशी साहब, उसमें एक स्पष्टीकरण भी एटा के SSP का आया है कि साहब वो तो उसकी ड्यूटी वहां लाशों के पास थी ही नहीं, वो यूं ही मर गया। तो मैं इतना और दर्शकों को बता देना चाहता हूं, बाकी आप कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात रखिए। चलिए, वो आज वो संज्ञान में आया और अभी तक योगी सरकार उस बाबा के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कर पाई? ये भी हमारा विपक्ष के कारण प्रश्न है, क्योंकि जो FIR हुई है वो आयोजक है और आयोजक की हैसियत से उन पे हुई है, सेवादारों पे। और एक मेन ऑर्गेनाइजर डॉक्टर देव प्रकाश के नाम से FIR हुई है, ये शायद उसके आयोजक थे। तो क्यों बाबा के ऊपर FIR सरकार करने में क्यों डर रही है? वोटों की चिंता किन को है? और क्या वो बुलडोजर जिसको कहते हैं कि योगी जी का बुलडोजर, उसका तेल खत्म हो गया या इंजन खराब है? एक धर्म विशेष पे तो बुलडोजर बिल्कुल तैनात रहता है योगी जी का। आज एक देश प्रदेश की इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े परिवार लोगों के खो गए, खत्म हो गए लोग, बिल्कुल उनका कोई आगे नहीं पीछे। वहां पर बता रहे थे, क्योंकि मैं आज ये तीसरी चौथी मेरी डिबेट है, बता रहे थे कि वो बाबा के जो अनुयायी है उन्होंने उन चप्पलों को, जूतों को, लोगों को उनको छुपा कर ये प्रदर्शित करने का काम करा है, उस सबूतों को मिटाने का काम भी वहां पर हुआ है। ठीक है, क्या आप अब इतने प्रकरण के बाद, बस दुर्गेश जी मैं तो आपके नियमों में बना रहता हूँ, लास्ट बात और इतना कहना चाहता हूँ, क्या सरकार और प्रशासन, योगी सरकार का अपनी जवाबदेही से बच सकता है? ये अभी मैं भाषण भी सुन पा रहा था भाजपा के साथी का, प्रवक्ता साथी का, वो कहते हैं ऐसे विषयों पे लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या विपक्ष का कर्तव्य नहीं है कि आपके, जिसके लिए हमें 30 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल बनाया, देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, कि जनता के साथ आप लोगों का शासन प्रशासन के मिलके ऐसी हत्याएं हो जाए और विपक्ष के नाते हम चुप रहे? ये कौन सा राजनीतिक पाठ आप हमें पढ़ाना चाहते हैं? ठीक है,
जोशी साहब थैंक यू। वास्तव में बड़े सवाल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने सवाल उठाए हैं कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं की। बाबा हरि नारायण, विश्व हरि, पता नहीं कितने नाम हैं, नाम अनेक रूप एक, ऐसे बाबा पर एफआईआर से क्यों बच रही है? हालत तो वही हुई ना कि भाई कंपनी को छोड़ दो, फ्रेंचाइजी पे एफआईआर कर लो। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हैं। एक छोटा सा जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश पांडे से लेना चाहूँगा। अवधेश पांडे, भुवन भास्कर जोशी इस बात को कह रहे हैं कि क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, क्या तंज है उनका, एक्सट्रीम तंज है, हो सकता है एक्सट्रीम तंज हो ये, लेकिन वो बात तो सही दिशा में कह रहे हैं। फर्ज कीजिए जिस वर्ग की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, और उस वर्ग के कार्यक्रम में अगर कहीं ये इतनी मौतें हो जाती तो मुझे लगता है कि उस वर्ग का जो भी धर्मगुरु होता, उसकी 3 पीढ़ियों को अब तक क्या दशा होती, ये हम सब देख रहे होते। देखिए, इंतजार करना चाहिए, कार्रवाई बुलडोजर से भी बड़ी होगी। बाबा पे कार्रवाई होगी क्या अवधेश पांडे? एफआईआर में नाम नहीं है, एफआईआर में आपने नाम नहीं लिखा उनका, मैं पहले ही बता दूं। और कल जब एफआईआर नहीं हुई थी, इसी कार्यक्रम में दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक बैठे थे। उन्होंने कहा दुर्गेन जी आप सर पटक लो, बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। मैं तो सल्यूट करूंगा मलिक साहब को कि उनको, वो तो बिल्कुल भविष्यवक्ता हैं, पहले ही बता रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला। और ये महेंद्र सिंह थे उस चर्चा में। दुर्गेन जी, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर का दायरा बढ़ रहा है। जितने भी लोग उस अपराध में दोषी पाए जाएंगे वो एक नहीं बचेंगे, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, और योगी सरकार एक निर्णायक कार्रवाई करके इसका जवाब देगी। हाँ, मैं सपा के प्रवक्ता को जरूर कहना चाहता हूं कि ये योगी जी की सरकार है। इस सरकार में ऐसा नहीं होगा कि कर्फ्यू के दौरान कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस जिप्सी में राइफल लेकर के घूमे। अरे तभी तो आप आए थे अवधेश जी, तभी आपको जनता ने बुलाया था, क्योंकि ऐसा ये कर रहे थे। अब आप बार बार कहीं दंगों का उदाहरण देंगे, कहीं नेहरू का उदाहरण देंगे, वो नहीं चलेगा। अब हो गया, 24 का चुनाव हो गया, देश की जनता ने बता दिया कि भाई अब आपने वो नहीं चलने वाला। अब बताइए। राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर जोशी छोटा सा, क्योंकि अंसारी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। प्रसन्न था कि आपने अंधभक्ति पर, पाखंड पर डिबेट रखी है। भले ही आपने राजनीतिक लोगों को बुलाया, लेकिन उनकी बात ही तो राजनीति से शुरू हुई। नहीं, मैंने पूरे होशो हवास में मुझे पता था कि राजनीतिक व्यक्ति आएंगे तो राजनीति की बात करेंगे, और मैं इसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि जीवन में जब से बच्चा पैदा होता तब से राजनीति शुरू हो जाती है। तो राजनीति खराब चीज नहीं है। और अंधभक्ति में जो मेरा विषय था, ऐसे बाबाओं को और उन पाखंडी नेताओं को भी जो अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं, उन पर बात करनी थी मुझे, और मैं कर रहा हूं। आपने वो बात करी भी। बोलिए जोशी साहब, बहुत जल्दी जोशी साहब। देखिए, हम इस पर करता हूं, गुणवत्ता देख करके लोग अपना नेतृत्व नहीं तय करते, जात देख करके नेतृत्व तय करते हैं, तो ये विडंबना राजनीतिक क्षेत्र में भी है। हाँ ठीक है, सब प्रकार की गुणवत्ता पर अवधेश जी बोलने दीजिए, जल्दी बोलिए जोशी साहब। देखिए, पहले तो अभी इन्होंने जो लास्ट बात कही, मैं गुणवत्ता की बात कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में जब से ज्यादा सांसद माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आए हैं, इनका इशारा जहां पर था, मैं इनका जवाब पहले बात। और दूसरा, आपके प्रदेश की कार्रवाई योगी सरकार की हमने देखी है, किस प्रकार बनारस में रेप होता है और 3 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के करते हैं, और 2 महीने के लिए हनीमून पीरियड के लिए वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं, और फिर आके उनकी गिरफ्तारी होती है। आपका अपनों और परायों के प्रति जो रवैया है, वो ये प्रदेश और देश जानता है। ठीक है। अब अवधेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जरा अंसारी साहब को लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बाकी साथी। अंसारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका बहुत कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक और बहुत ऊपर तक आपका अनुभव रहा है। आपसे उत्तर प्रदेश के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मोस्ट कुर्सी पर आप रहे हैं, और आपकी कार्यशैली को लोग
सराहते भी रहे हैं। हम लोग अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में आपको काम करते देखते थे। ये पूरा घटनाक्रम, जिम्मेदार कौन है, बाबा को क्यों बचाया जा रहा है, दो बड़े प्रश्न हैं, बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। अनीस अंसारी साहब, अनम्यूट करिए कृपया, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस दुखद घटना में कई लोग जिम्मेदार हैं। एक तो बाबा खुद ही जिम्मेदार हैं। उन पे कम से कम 304 आईपीसी, सेक्शन 304 आईपीसी का केस, नेग्लिजेंस के जरिए डेथ काज कराना, उसका केस बन के आ रहा है बहुत साफ। इसमें वो बच नहीं सकते। और दुख की बात है कि यूपी के शासन ने और प्रशासन ने अभी तक एफआईआर में उस बाबा का जो प्राइम एक्यूज्ड है उसका नाम शामिल नहीं किया। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है कि सबको मालूम है कि बाबा की वजह से ये 121 मौतें सरकारी तौर पर रजिस्टर हुई हैं, जो अनऑफिशियल आंकड़े वो और भी ज़्यादा है। इतनी भयानक त्रासदी में जो प्राइम एक्यूज्ड है उसको नाम नहीं शामिल किया, नामजद नहीं किया। ये बहुत ही दुखद बात है। ये पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, इस सब को इस पे बहुत ही गंभीरता से और फौरी तौर पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, इसमें जो मैनेजमेंट जिनके पास था वो बड़े सीधे तरीके से जिम्मेदार हैं। शुरू में बताया गया सही तरीके से कि तकरीबन 80,000 की इजाज़त दी गई थी पुलिस के ज़रिए ऑडियंस के लिए, और 2,50,000 आदमी को परमिशन दे दी गई कि वहाँ घुस जाएं उस कैंप में। उसके अलावा एग्जिट जो है, वहाँ जो दरवाजे रखे गए थे इतने बड़े 2.5 लाख आदमियों के लिए एक दरवाज़ा, अगर कम से कम 10 दरवाजे वहाँ प्रोवाइड किए गए होते तो लोग आसानी से निकल सकते थे। ये तो भगदड़ मची। इसके पीछे एक राज ये भी था कि वो बाबा के चरण छूना चाहते थे। जब वो निकल के सत्संग से गाड़ी में बैठ रहे थे तो उस अंधभक्ति में लोग एक ही दरवाजे सब भागे। और हालात ऐसे थे कि उस एरिया में बारिश भी हुई और मडी एरिया था, रपटे वाला एरिया था, बहुत से लोग रपट के गिर गए और उसकी वजह से उनके ऊपर भगदड़ हो गई, लोग मर गए। तो इसमें मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, बाबा प्राइमरी जिम्मेदार हैं, और अंधभक्ति यकीनन जिम्मेदार है। इस बाबा के बारे में लोगों को मालूम होगा कि सन 2000 में इसके खिलाफ एक मुकदमा चला था कि इसकी अपनी जो अडॉप्टेड डॉटर थी वो कैंसर की मरीज थी, लेकिन इसने कहा कि हम उसको जादू के जरिए जिंदा कर देंगे। उस मुकदमे में इसको फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, इसको सज़ा नहीं दी गई, जबकि वो सज़ा का केस था। वो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत जो भी प्रशासन चला रहे हैं लोग, ये उनकी जिम्मेदारी है कि फौरन नामजद रिपोर्ट कराएं, उसमें एफआईआर में शामिल कराएं उस आदमी को। और पुलिस में जो लोग नेग्लिजेंट थे कि उन्होंने एग्जिट नहीं प्रोवाइड कराए, उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया 80,000 की कैपेसिटी में 2.5 लाख लोगों को, ये सब तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है। उनका मैनेजमेंट होना चाहिए था कि इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा ना हो। तो इन सब की जिम्मेदारी निर्धारित करने की ज़रूरत है। अंसारी साहब, क्या एक नए सिरे से वेरिफिकेशन नहीं कराया जाना चाहिए इस तरह के बाबाओं का जिनका आपराधिक इतिहास है उत्तर प्रदेश में या देश भर में, चाहे जिस राज्य की बात हो? चाहे बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बाबा लोग जो है पढ़े लिखे। अब इसमें जो देखिए जो मौतें हुई हैं सरकारी तौर पर जो रजिस्टर हुए 121 बताई गई हैं, उस 121 में तकरीबन 112 के करीब जो है महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। तो आप देखें कि इसमें बच्चे दुखद है कि मरे हैं, लेकिन महिलाएं आउट ऑफ 121 जो मरी हैं वो ज़्यादातर महिलाएं हैं। वो महिलाएं अंधभक्ति का शिकार हैं। उनको कहीं से ये अकीदा था, इसका विश्वास था कि बाबा जी के पैर के नीचे की मिट्टी ले लेंगे या पैर को छू लेंगे तो उनका कोई बहुत बड़ा भला हो जाएगा। ये प्राइमरी रीज़न रहा है इस भगदड़ का। जी, ठीक बात है। सत्यवीर जी को मैं ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि आज फिर ऐसे ही हालात बन रहे हैं कि महेंद्र जी को पास अंतिम में जा रहा हूँ। महेंद्र जी आदि भी हो चुके हमारे इस कार्यक्रम में, माफ़ी चाहता हूँ महेंद्र जी, लेकिन अब चूँकि मुझे इस क्रम में रखना पड़ता है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सुन लें तो आपका रिएक्शन आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यवीर जी, अभी जैसा अनीस अंसारी साहब ने कहा कि 121 में 112 महिलाएं, चरणों की धूल, ये
जिस तरीके से मद्य निषेध का कार्यक्रम चलता था कभी, अब तो खैर वो भी नहीं चल रहा, अब तो स्कूल कॉलेजों के बगल में शराब के बार खुल गए हैं, अब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन पहले हम लोग बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो जगह जगह दीवारों पर, रास्तों में मद्य निषेध के स्लोगन लिखा करते थे, अभियान चलता था, साल में एक ही बार चलता था लेकिन चलता था। तो क्या जो ये नशा, जो ये अंधभक्ति का नशा ये बाबा दे रहे हैं, क्या ये किसी स्मैक, चरस, शराब के नशे से क्या कम है क्या? तो इसके खिलाफ क्या देशव्यापी अभियान चलाने के लिए कोई संसद, कोई नेता, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री क्या कार्यक्रम नहीं बना सकते क्या? दुर्गेश जी, धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपका जो आज विषय था बहुत काबिले तारीफ था, और जनता जनार्दन को जागरूक करने की भी शायद कुछ ना कुछ हम मुहिम में कामयाब हो पाएंगे। काबिले तारीफ जी, शुक्रिया। आपकी मैं उस बात को सहमति देता हूं कि इन बाबाओं का वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। दूसरे, आप एक बात जो आपसे मेरे से पूछी गई कि वो आप, मैं अंततः दिल से बताता हूँ, उस एजेंडे को मैं अपने पास लिख ही रहा था जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, और दोनों पार्टियां के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सभी पार्टियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय पे ये भी एक एजेंडे का रूप हो कि हम उस जानत मानस को किस तरीके से जागरूक कर पाए, उन नेता और भूमियों से सारी राजनीतिक पार्टियां दूर हों, और जनमानस को एक जो भूमिका हम दे सकते हैं अच्छी, मैं सत्यता के साथ कह सकता हूं, ज्यादा पुष्टि तो नहीं करूंगा, इसमें बच्चों की हानि बहुत हुई है। बच्चों की हानि बहुत हुई है। वो जो 7 से 8 है उसमें करीब करीब, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, क्षेत्रवार, एक मेरे दोस्त वहां पे रहते हैं, तो वहां पे बच्चों की जो गणना की गई है, कम से कम 27 से 28 बच्चों की गणना उस रूप में की गई। और ये जो अपना राजनीतिक एजेंडा जो अब पार्टियां बनाती हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरीके की जो अंधभक्ति है, बाबाओं का जो ढोंग है, ये आज जरूर चिन्हित होना चाहिए, और उस विषय को भी इन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी हमारी आवश्यकता है। 150 आदमियों को चले जाना, 200 आदमी को चले जाना हमारे देश के लिए बहुत क्षति है, और इसमें सभी राजनीतिक रूप से जो अपनी भूमिकाएं, सतवीर जी, जो इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं, एक समाजशास्त्री होने के नाते क्या मानस पटल होता है, कौन सी वो समस्याएं होती हैं जो इन बाबाओं को, पाखंडी बाबाओं को, उन पर भरोसा करना, मतलब उन पर ये भरोसा करते हैं, चरण की धूल। अब यही हाल राजनीति का होने लगा है कि चरण की धूल लेकर लोग दौड़ रहे हैं राजनीति में भी। आज मूलभूत, दुर्गेश जी, जो आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं हो पा रही, और उसमें बहक जाता है, और बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता है। आज की जो आवश्यकता जनमानस को चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे नौकरी को लेके है, चाहे अपने घर बार के धन धान्य को लेके है, अपनी उस ऊंचाइयों पे बढ़ने को लेके है, उनमें कहीं ना कहीं उस रूप में जो है ना वो आ जाते हैं। आज सरकार से वो सब स्थिति नहीं मिल पाती, और वो पीड़ित जो है और भी पीड़ित होता चला जाता है। उनके बहकावे में आने के बाद में उसका दिशा परिवर्तन हो जाती है। हो सकता है कि भगवान के रूप में शायद उस बाबा से मुझे कुछ मिल जाए, पर वो संभव नहीं है आज की तारीख में, बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसे मैं बस यही बार बार कहना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी राजनीति है उसको एजेंडे में रखें, और उन जनमानस को जरूर जागरूक करें कि इस अंधभक्ति से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है सत्यवीर भाई, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। लगातार कल से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पिछली डिबेट में आप भी हमारे साथ में थे। इस जो पूरे एक तो जो विषय था, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने भी इस बात की पुष्टि की कि वे समाज में जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। एक सतवीर जी ने कहा 60 टर्म में बड़े होना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब महिलाएं, शोषित, दलित, सर्वहारा, बहुजन समाज के लोग, उनका वोट तो सबको चाहिए। बाबा उसी वोट को बेचकर नोट लेते हैं, या खुद सांसद विधायक हो जाते हैं। मैं 1-2 बाबाओं को जानता हूं जो खुद इसी तरह काम करते रहे, सांसद विधायक हो गए। वो अब बहुत सारे लोग सांसद विधायक बनाते हैं, इसीलिए नेता उनके पास जाते हैं। जब नेता और बड़े बड़े डीएम, कलेक्टर, अनीस अंसारी साहब के भी जो इनकी फैटर्निटी है, इनकी बिरादरी है, आईएएस जो बड़ा एलीट माना जाता था, वो लोग भी बाबाओं के चक्कर में बहुत पड़ गए हैं आजकल। हम देख रहे हैं बिल्कुल बाबाओं के चक्कर में खूब कि भैया वो डीएम हाथरस तो बड़ा ड्राई पोस्टिंग है, डीएम कानपुर हो जाओ, डीएम गाजियाबाद हो जाओ। तो इसके लिए भी बड़ी चक्कर लगाते हैं बाबाओं के। चुपचाप अपना जाते हैं रात के अंधेरे में, लंबी वाली गाड़ी बाहर खड़ा करके चरण छू के चले जाते, बाबा जी जरा बात कर लो, और बाबा जी करा भी देते हैं, हमें लगता है कि करा भी देते होंगे। तो ये जो पूरा तिलिस्म है बाबाओं का,
और इसमें मैं बिल्कुल 100% राजनीति को इसको शामिल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, क्योंकि ये पाखंड केवल समाज में नहीं है, अब राजनीति में इस पाखंड का चलन बहुत तेज हो चुका है। महेंद्र जी। जी बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। दरअसल ये पूरा नेक्सस है, पॉलिटिकल लोगों की हाजिरी आप देखिए बाबाओं के दरबारों में किस कदर लगती है। एक मतलब हर एक नेता अपने आप को सबसे बड़ा बाबा का भक्त दिखाने की कोशिश करता है, और आने वाले समय में और ज्यादा ये बढ़ रहा है, जबकि नेताओं की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी नेताओं की है, जो कि संविधान के तौर पर भी कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों में भी कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि समाज को आपको अंधश्रद्धा से दूर करना है, समाज में आपको वैज्ञानिक सोच लानी है। लेकिन और इनकी जिम्मेदारी चूंकि सत्ता में शिखर पर हैं, वो चाहे सरकार में चलाने वाले लोग हों या चाहे नेतृत्व करने वाले लोग हों, यानी चाहे नेता हों चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, इन दोनों की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी है इन लोगों की कि समाज को जागरूक करें, समाज को। और जो अंधश्रद्धा, एक श्रद्धा होती है, ये अंधश्रद्धा का मामला है, तो अंधश्रद्धा पर प्रहार करें, कठोरता से प्रहार करें, समझाएं, उस तरीके के कार्यक्रम करें, जागरूकता कार्यक्रम करें, नहीं होता, बल्कि नेक्सस बनता जा रहा, वोट बैंक का एक नेक्सस बनता जा रहा है कि आप इस समाज का नेतृत्व करने वाले बाबा हैं, आप इस समाज का नेतृत्व करने वाले बाबा हैं, या आप सर्वहारा समाज का नेतृत्व करने वाले बाबा हैं। और उनके यहाँ देखिए बड़े बड़े नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, तमाम लोगों की वहां पर दरबार में हाजिरी लगती है। अभी हम लोगों ने एक बाबा बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में थे इनके पहले, सभी जानते, नाम लेना ठीक नहीं है, सभी जानते हैं उनको, किस तरीके से उनके दरबार लग रहे थे। महाराष्ट्र में जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर समिति है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की तो हत्या कर दी गई जी, जी, उनकी हत्या कर दी गई, तो उन्होंने बाकायदे अंधविश्वास निवारण समिति बनाई है थी उन्होंने। बिल्कुल। तो समाज बिना राजनीतिक या बिना ब्यूरोक्रेट्स के मदद के, समाज अपने से, जो एनजीओ हैं, और हम दूसरा नरेंद्र दाभोलकर पैदा नहीं कर पाए आज तक। उनकी समिति पर अभी 11-12 साल लग गए उनकी हत्यारों को सजा होने में, 2023-24 में सजा हुई है। आप ये सोचिए कि समाज को जिस तरीके से वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए थी, अंधश्रद्धा और श्रद्धा में बताना चाहिए था फर्क। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है। दूसरा, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति खराब है समाज की, आप ये देखिए, ये जो सूरजपाल जाटव जो भगवान अपने आप को कह रहे थे, इनके फॉलोअर्स देखिए, वो उस गरीब तबके के फॉलोअर्स हैं जो जिनको समाज से, जिनको सत्ता से कोई मदद नहीं मिलती है, अस्पताल नहीं है ठीक, एजुकेशन सिस्टम नहीं है ठीक, नौकरी नहीं है उनके पास, बेबस है वो, तो वो चमत्कार की तरफ जाता है, वो किसी भी समाज में हो। मैं ये नहीं और महिला आयोग की, बहन जी मैं माफी के साथ में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, महिला आयोग की चेयरपर्सन कह रही रेखा शर्मा कि मैं महिलाओं से मिली तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान के कार्य, बाबा की सेवा में चले गए हमारे पति, आप इस तरह की बातें। और रेखा जी भी इतना कह के अपना इतिश्री करे दे रही हैं। ऐसे अगर कहीं बंगाल में कुछ हो जाता तो रेखा जी की रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी हो जाती, इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट, पता नहीं क्या क्या उसमें लिख डालती हो जाके। लेकिन यहाँ नहीं, इनको लग रहा है कि अगर उन महिलाओं ने कह दिया कि बाबा की सेवा में हमारे लोग चले गए, तो रेखा जी ने मान लिया, उन्होंने कहा जब कोई शिकायत करेगा तभी हम एक रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई करेंगे। ये तो दशा है संस्थाओं की। बिल्कुल। और इतना बड़ा हादसा हो गया, और ये हादसा मतलब दिल दहलाने वाला हादसा है। लगातार इस पे पूरे सब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सब आंखों के सामने है, बावजूद इसके कि वो महिलाएं क्या कह रही हैं, आप वो बात मान लें, वो महिलाएं तो अंधश्रद्धा का शिकार हैं। वो महिलाएं तो इसी को तो तोड़ना है महेंद्र जी, इसी को तो तोड़ना है, इसीलिए तो महिला आयोग है भाई। तोड़ना, इसीलिए आप बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, इसीलिए आप तमाम जगहों पे बैठे हैं। तो इसमें एक तो समाज के तौर पर हम आप सब फेल हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर पूरा प्रशासन फेल हो रहा है, नेताओं के तौर पे, सरकारों के तौर पर पूरा नेता बिरादरी फेल हो रही है, और एज ए होल पूरा समाज, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो सब फेल हो रहे हैं।
और ये एक घटना नहीं है इस तरीके के अंध। आप देखिए पंजाब में बाबाओं का नेक्सस है, कितने बाबाओं का, मतलब आप हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बाबा ही बाबा है, और वो सब अपने आप को भगवान का अवतार, भगवान कुछ, तो ये तो भगवान ही कह रहे थे, ये तो कह रहे थे हम नारायण स्वयं ही। तो आप सोचिए कि किस तरीके से समाज को, जिसको बनाने की जरूरत थी, उस समाज को किस तरीके से दिनों दिन नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। वैज्ञानिक सोच की बात तो दूर, हम और अंधश्रद्धा की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है इस तरीके का, और ये क्या समाज बनेगा और किस तरीके से बनेगा। तो ये, और दूसरा इसमें जो अव्यवस्था हुई, दो पॉइंट हैं इसमें। एक तो अव्यवस्था, अव्यवस्था की वजह से ये 121 लोग मारे गए। अब इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है इस तरीके की, कानून कोई है ही नहीं, कानून में किसी को अकाउंटेबल बनाया ही नहीं गया। बहुत कम कानून है इस तरीके के आयोजन जहां पर अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जाता है, इन पे रोकथाम के लिए कानून ही नहीं है। 4-5 स्टेट्स में कानून है बस, केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, 1-2 और जगह है, जहां बिहार में है एक कानून। बहुत लचर कानून है, किसी में 6 महीने की सजा है, किसी में 2 साल की सजा है। इन कानूनों से कुछ नहीं होने वाला। एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, एक गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है कि किस तरीके के आयोजन होंगे, कैसे आयोजन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर के भी अब सोचने की जरूरत है कि बहुत अच्छे से कानून फ्रेम किए जाएं, जिसमें कि इन सब चीजों को जो बढ़ावा देते हैं लोग, उनको कम से कम रोका जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके। और पॉलिटिकल लोगों को सोचना होगा कि बाबाओं के वोट बैंक के चक्कर में बाबाओं के नतमस्तक ना हो, क्योंकि उनको देख करके आम जनता उन्हीं को अपना आइडल मानती है कि बड़ा इंडस्ट्रीज चला गया, बड़ा, यहाँ तक कि एक्टर जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग जो समाज के एक तरीके से, समाज जिनको अपना आइकॉन मानता है, आइडल मानता है, वो लोग जब वहां जाते हैं तो समाज को भरोसा हो जाता है कि बाबा में कोई जरूर शक्ति है, और उस शक्ति का वो पीछे नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि हमारे सारे दुखों का, कष्टों का निवारण बाबा कर देगा। ठीक है मैं जी, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। मैं जी 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 बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा थोड़ी बड़ी हुई इस रूप में। जी बोलिए। अभी नए कानूनों के प्रावधानों को हम देखते हैं तो तुरंत प्रभाव से एक एफआईआर लिखी जाती है, तो उस एफआईआर में देरी क्यों? और क्या ये दंड मिल पाएगा या पुनः पुनरावृत्ति होगी उसी लीपापोती की? बहुत जिज्ञासा मन में बनी हुई है कि इस सार्थक विषय पे हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से भी है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा से भी है, दोनों बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के बीच में है। तो क्या लीपापोती रह जाएगी या किसी निर्णय पे हम पहुंचेंगे? और ये एफआईआर में इतनी देरी क्यों? क्या किसी को बचाव की स्थिति में है कुछ लोग? नहीं, वो तो भाई सामने दिख रहा है, किसी को क्या, मैं खुद नाम ले रहा हूं, बाबा का नाम नहीं है तो बाबा को बचाया जा रहा है। यहां तक कि अंधविश्वास निवारण अधिनियम के दायरे में भी वो नहीं है, वो पूरे देश में घूम घूम कर अंधविश्वास फैला रहा है। अंसारी साहब ने कहा कि वो मुर्दा को जिंदा कर देता है, पानी पिला के रोग ठीक कर देता है, चरण धूल के लिए जो गरीब महिलाएं, संघर्षशील बहुजन समाज के लोग इस देश के, वो परेशान घूम रहे हैं, और उनका नाम एफआईआर में नहीं। अंततः उनके खिलाफ ये भी कहीं कुछ नहीं बन रहा है कि भाई आप अंधविश्वास फैलाने में उसकी भी एफआईआर में कहीं लपेट में नहीं है। हालांकि बहुत जिम्मेदार नेता हैं अवधेश पांडे, इन्होंने कहा है कि बुलडोजर का पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म नहीं हुआ उसका, और उससे कठोर कार्रवाई होगी। जी जी, हमें अपनी बात को जरूर रखना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, जोशी जी का समर्थन करता हूं कि अगर उस तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा, उसकी भी आवश्यकता है। अवधेश जी एक बार और कह दीजिए, एक बार और कह दीजिए, अगर कार्रवाई करनी है बाबा पे तो। उसके अंदर इतनी शक्ति थी, आज उसके अनुयायी इतनी संख्या में चले गए, अब वो बाबा मुड़ के क्यों नहीं आता है? कर दे उनको जिंदा। अगर उसमें इतनी ही शक्ति है तो उनको जिंदा कर दे, देखिएगा तो उसकी शक्ति का भी पता चल जाएगा। तो बाबा सारे अब दिखाई नहीं पड़ेंगे कहीं भी, शायद उस पाताल लोक में सरक जाएंगे बाबा। तो अवधेश पांडे, सतवीर जी थैंक यू, से बचना चाहिए। थैंक यू। अवधेश पांडे एक बार फिर कह दीजिए भाई, अगर कार्रवाई करनी है बाबा पे तो। निश्चित कार्रवाई होगी, और किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर होने का ये मतलब नहीं है कि उसके अतिरिक्त और कोई इसमें अपराधी नहीं होगा। जांच जैसे आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा जैसे आगे बढ़ेगा, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे वो एक भी नहीं बख्शे जाएंगे, और कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी। जोशी साहब। आदरणीय अवधेश जी, मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा इसी समय।
एक थोड़ा सा निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे। जी बोलिए। जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में लिखा गया, क्या हमारा जनमानस आज घटना को जानता है? क्या उस व्यक्ति का नाम जान सकता है? बाबा की जानकारी सभी व्यक्ति को है, सबसे पहले उस बाबा का नाम आना चाहिए था। ये मेरा निवेदन है। मेरा केवल इतना कहना है कि घटना की जिसने परमिशन ली, मुख्य रूप से पहले उसके विरुद्ध एफआईआर हुई है। अब जांच तो डीएम साहब कर रहे हैं और जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर बवाल के लिए वही दोषी, वही खुद ही जांच कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है वहां पे, ये पता ही चल जाएगा सबको। और जहां तक आपने नए कानून की बात की है, तो एक समय के बदलाव की जरूरत के कारण जो आज नई तकनीक विकसित हुई है, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस के रूप में हो, चाहे जो मोबाइल के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वीडियोग्राफी और अन्य तरह के सबूत की बात हो, और वो पुरानी जो आईपीसी सीआरपीसी थी उनकी कुछ जो जटिलताएं थी उनको दूर करना, और गुलामी के समय जमाने के वाली साथ थी, वो अंग्रेजों के जमाने कानून बनाना। इसलिए अब ये सारी चीजें एक फाउंडेशन हुई है कि एफआईआर कितने दिन में दर्ज होगी और विवेचना कितने दिन में होगी, और किन किन तरह के साक्ष्यों को इस तरह से सबूतों को ठीक किया जाएगा, वो चाहे टेक्निकल ठीक हो है। चाहे प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो विधिवेत्ता भी हैं और शिक्षक भी हैं, वकीलों को पढ़ाते हैं विदेश में जाके। जोशी साहब बताइए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो सरकार की मंशा है वो हमें इस प्रकरण में ठीक नहीं दिखाई देती। अगर सरकार के भी अन्य पैनलिस्ट साथियों ने भी कहा कि सरकार की मंशा अगर ठीक होती तो वो तो एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पूरा उनको उनके इतने सारे आश्रम आप बता रहे हैं, और अभी तो टीवी चैनलों में जो मैं देख पा रहा था ये बता रहे थे कि इनके जो आश्रम है वो भी 5 स्टार कल्चर के आश्रम है, जो कैंटीन है बिल्कुल एक होटल की तरह सारा मामला है उनका। वो विषय मेरा नहीं है, मैं विषय पे रहना चाहता हूँ। ये पूरा देश जानता है कि इस तरह के बाबाओं का संरक्षण किस राजनीतिक दल को है। कैसे एक हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसकी पैरोल जल्दी जल्दी कराई जाती है सरकार के द्वारा, ये पूरा चाहे राम रहीम हो चाहे हो, पूरा ये देश विषय लूंगा मैं, समझता ये विषय लूंगा मैं जल्दी। अनीस अंसारी साहब को चर्चा में शामिल करता हूं। हमारे पैनल के लोग कह रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया, लेकिन मैं चूंकि विषय बड़ा गंभीर है इसलिए मैं थोड़ा सा समय और दे रहा हूं। अनीस अंसारी साहब, आपने कहा कि भाई उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुर्दा को जिंदा कर दूंगा, 2000 में उसके खिलाफ एफआईआर हुई, एक्सपंज कर दी गई। क्या पूरे इस होल मसले पर, क्या जो ये हाथरस का मसला है, इस पर क्या अंधविश्वास की भी एफआईआर नहीं बनती है उन पर? बिल्कुल बन जाएगी। पॉइंट ये है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य को भी और सिटीजन्स को भी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिम्मेदारी डाली गई है कि इसको इंडिया को अच्छे से चलाना है, भाईचारावाद हो, सब कुछ हो। देखिए, यहाँ पर नोटिसेबल बात यह है कि पिछले 8-10 सालों से बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड करने वाले लोग इतनी गैर साइंटिफिक बातें पब्लिक में कर रहे हैं कि उस पर लोग हंस सकते हैं बाहर के। एक मिसाल देता हूँ, एक कॉन्फ्रेंस हुई साइंटिस्ट की। अंसारी साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। मुझे एक छोटे से ब्रेक पर और जाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को मैं बढ़ा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। 15 मिनट के लिए इसमें कार्यक्रम को बढ़ा रहा हूं क्योंकि अनीस अंसारी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक से लौटे हैं। ब्रेक से पहले बहुत महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर आईएएस रहे अनीस अंसारी साहब कर रहे थे। ओवर टू अंसारी साहब। क्या था कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मार्गदर्शक निर्देशक सिद्धांत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी डाली गई है जी। और ये जिम्मेदारी जो शीर्ष स्थल पे लोग काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन काम कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 8-10 सालों में ऐसा मिजाज हो गया है कि नेशनल साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े ओहदेदार ने ये बात कही कि हमारे मुल्क में प्लास्टिक सर्जरी हज़ारों साल पहले ईजाद हो गई थी। और उसकी मिसाल में उन्होंने कहा कि गणेश जी के चेहरे पे जो सूंड लगा है हाथी का, वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उस वक्त सर्जन ने किया था।
अब इस तरीके की बेसलेस बात जिसका कोई हिस्टोरिक एविडेंस एक लाइन तक का हिंदुस्तान में बाहर नहीं मिलेगा, उसको अगर ऊपर से कहा जाएगा तो फिर आप अंधविश्वास को नीचे कम पढ़े लिखे लोगों में कैसे कंट्रोल करेंगे। तमाम मिसालें दी जा सकती हैं जहां पर अंधविश्वास की वजह से सैकड़ों हजारों लोगों की को तकलीफ हुई है और सैकड़ों मौतें तो कम से कम हिंदुस्तान में ही हो चुकी। तो इस पे ये एक महेंद्र सिंह साहब ने इशारा किया कि कानून कड़ा बनाने की जरूरत है, बिल्कुल सही सुझाव है। और कंडक्ट कानून तो मान लें कि नहीं भी है तो कम से कम नेता, ऑफिसर और दूसरे जो समृद्ध पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो अपनी पर्सनल जिंदगी में तो ये अहद कर लें कि हम पंडित नेहरू की तरह साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाएंगे। आज ये लेवल हो गया हमारे मुल्क का कि पंडित नेहरू से मुकाबला करने लगे हैं लोग कि पंडित नेहरू जो है उनसे बेहतर हमारे पास नेता आ गए हैं। ये किस कदर मतलब अजीब सी बात है, अफसोसनाक बात है कि जिस आदमी ने सारी उम्र गुजार दी मुल्क को मॉडर्नाइज करने में, तमाम इंस्टीट्यूशंस कायम किए मॉडर्निटी के, उसका मुकाबला ऐसे लोगों से किया जा रहा है जो बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप की फेल्योर है और इसमें जिम्मेदारी होना चाहिए पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर से ब्यूरोक्रेट्स को, और जो भी बिजनेस पे या दूसरे सेक्टर में जिम्मेदार लोग हैं पढ़े लिखे, उनको इस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात है। आप बने रहिए। हमारे साथ गौरव द्विवेदी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। गौरव जी ने माननीय हाई कोर्ट में एक अर्जी दी है, अपील की है, पीआईएल की है, जो भी हो गौरव जी खुद ही बताएंगे वो क्या उस नेचर क्या है उसका। और इस पूरे प्रकरण को लेकर उनका दिल द्रवित हो गया कि भाई इतना बड़ा काम है और बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही। गौरव सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपने क्या प्रयास किया है इस पूरी घटना को लेकर और आपने इस घटना के बाद क्या महसूस क्या किया है? गौरव जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये एक हृदय विदारक घटना है और ऐसी बड़ी घटना जो है काफी दिनों के बाद सुनने में आई है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब भी कुछ गलत होता है तो सबको दुख होता है क्योंकि सब लोग इंसान हैं। सारे इंसानों को ये देख के लगता है कि हाँ ये गलत है, बट उस गलत पे कितने लोग अपनी आवाज उठाते हैं। तो मैं क्योंकि एक अधिवक्ता हूँ तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो आप समझ लीजिए मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने रात को 12 बजे से पीआईएल मैंने तय कर लिया क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं तो मैं कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं इस मामले में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को इस याचिका के माध्यम से ये अवगत कराया जाए कि इतना बड़ा फेलियर हुआ है। स्टेट मशीनरी जिसके पास सारे संसाधन है, आधुनिकरण उनके पास मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो रोक नहीं सकते थे। उनके पास LIU है सबसे बड़ी चीज, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप की कोई अच्छी बड़ी घटना, अप्रिय घटना होने वाली तो उनको आगाह हो जाता है भीड़ को देख के। और जो एक स्टैंडर्ड रूल है कि अगर 8,000 से ज्यादा लोग कहीं एकत्रित हो रहे हैं तो वहां पे आपका एम्बुलेंस रहेगा, एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग रहेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी चीजों को उन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया, रूल एंड रेगुलेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को जो खराब करने में जिला प्रशासन हाथरस इसका पूरा जिम्मेदार एक तरीके से इस पूरी घटना का जो एक जिम्मेदार मैं समझता हूँ जिला प्रशासन हाथरस को समझता हूँ। और इसी को लेकर मैंने पत्र याचिका 2:30 बजे रात को मैंने माननीय न्यायाधीश को के मेल पे पत्र याचिका भेजी और उसमें मुख्य रूप से यही मांग की कि इस मामले को CBI से इंक्वायरी करवाना मतलब जरूरी है, न्यायहित में रहेगा। दूसरा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है वहां पे, SSP, DM, कमिश्नर, इन सब को पहले वहां से हटाइए, फिर उसके बाद एक निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी क्योंकि जब जांच होगी तो ये सारे लोग प्रभावित करेंगे और जाहिर सी बात है पुलिस की जांच पुलिस करेगी तो वो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता से चीजें हो नहीं पाएगी। और मैंने विक्टिम्स के लिए जो लोग घायल हुए हैं
जिनकी मौत हुई है 126, 136, कहीं कहीं आंकड़ा 136 भी दिखा रहा है। तो सोचिए इतने लोगों की डेथ हुई, तो उनके परिवार को एक अगर जुडिशियल इंटरवेंशन से कोई राशि मिलेगी तो मैं सोचता हूँ वो एक मतलब उनके लिए एक वो रहेगी कि ये तो इरेपरेबल लॉस है, उसका भरपाई नहीं किया जा सकता। बट हाँ, परिवार को कुछ आर्थिक रूप से अगर ये कर दें ना, जुडिशियल इंटरवेंशन से ही हो सकता है। तो मैंने एक ये गौरव जी मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं कि ये जो जनहित याचिका आपने की है उसका स्टेटस क्या है, दर्शकों को हमारे बताइए। जी, इसका स्टेटस ये है कि इसको पत्र जनहित याचिका बोलते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस पीएन भगवती उनका नाम था। जी जस्टिस पीएन भगवती ने ये पीआईएल भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हुए हैं जस्टिस पीएन भगवती। हाँ जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ये थे। इन्होंने बोला था कि इवन वन पेज एप्लीकेशन में भी ऑल्सो ट्रीटेड एज पीआईएल। तो मैं क्योंकि जब लॉ कर रहा था तो मैंने अपने लॉ के दौरान भी कई पीआईएल लेटर पिटीशन की, और आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी 2 से 3 लेटर पिटीशन जो है एक्सेप्ट भी हुई है। तो इसीलिए ये मेरा मैंने हिम्मत किया इस चीज का, क्योंकि लेटर पिटीशन जब आप करते हैं तो उसकी देखिए गारंटी नहीं होती है कि वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लीगल प्रोसीजर को आप इसमें दरकिनार करते हैं। मैंने मेल पे भेजा, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें प्रॉपर कोर्ट फीस लगती है, उसमें वकालतनामा लगता है। तो इसमें अगर आप मेरी लेटर पिटीशन को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने वो सारे रूल एंड रेगुलेशन का भी हवाला दिया हुआ है कि जस्टिस पीएन भगवती ने लेटर को भी एक पिटीशन ट्रीट करने के लिए एक आदेश दिया था और ऐसा बोला था। तो ये लेटर पिटीशन इस तरीके की है कि भाई ठीक है, अगर आपको मतलब आपने ग्रीवांस को जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने रख दिया है, अब अगर उनका कंसाइंस कहता है कि हाँ इस चीज को हमको सीओ मोटो लेना चाहिए तो वो लेंगे, और अगर उनका कंसाइंस कहता है कि नहीं जो भी चीजें कार्रवाई हो रही है वो सब सही है तो वो नहीं भी ले सकते हैं। गौरव जी एक और महत्वपूर्ण सवाल कि भाई जैसे पूरा अभी अब तक एफआईआर आपने देख ली होगी, आप तक भी पहुंच गई होगी इस पूरे मामले की, और एक विद्वान वकील के नाते इस एफआईआर में कहीं जो अंधविश्वास फैलाने का मुख्य आरोपी है बाबा, उसका कहीं नाम नहीं है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, और क्या बाद में भी अगर वो चाहे किसी तरीके से तो क्या उसको शामिल किया सकता है क्या, या वो आरोपी प्रथम दृष्टया नहीं दिख रहा है अंधविश्वास फैलाने का? ये थोड़ा सा अलग हट के सवाल है आपसे। जी देखिए, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मैं लीगल चीजों पे ही टिप्पणी करना अपना जरूरी समझता हूँ। देखिए क्या होता है इस तरीके के, अब हिंदू धर्म हम लोग का हिंदू धर्म है तो इसके प्रचार आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट शैल फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन। स्टेट सभी रिलीजनों से परे है, और आप जिस भी रिलीजन के हैं तो उसके प्रचार प्रसार के लिए आप जो है उचित माध्यम से चीजें कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप ही हैं, आपने कोई आयोजन किया, तो आयोजन के लिए क्या मुख्य चीज होती है कि आपने प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो अब मैं उस बाबा का मैं कहीं से भी फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उस बाबा के बारे में बात करना ही सही नहीं समझता हूँ। क्योंकि उसने तो परमिशन, उसके जो भी लीगल टीम रही होगी, जो भी रहा होगा, उन्होंने तो परमिशन सीख की। अब जब परमिशन सीख की तो भाई डीएम इज कंसीडर एज अ गार्जियन ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट। तो आप अगर गार्जियन है तो आपके पास कोई आ रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ आ सकती है, तो आप बीइंग अ गार्जियन आपको देखना चाहिए था ना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके की चीजों को आपको मैनेजमेंट करना है। तो मैं उस अनपढ़ बाबा के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता ना, और जो लोग पढ़े लिखे डीएम थे मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को अगर सीरियस लिया होता, उनकी एलआईयू ने सीरियस लिया होता, तो ये घटना बिल्कुल हो ही नहीं सकती थी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अनीस अंसारी साहब के पास जाऊंगा। प्रोफेसर जोशी। अंसारी साहब ने विषय दिए, लेकिन अंसारी साहब को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महान वैज्ञानिक सूत्र भी दिया था, शायद वो आपसे निकल गया है, कि उन्होंने किस प्रकार कहा था कि नाले की से गैस बनाई जा सकती है। देश के प्रधानमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बात इस देश में कहते हैं। शायद वो विषय आपके संज्ञान में आया नहीं आया। ये भी एक तरह से देश के जो हमारे जो बाल्य है काल बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो हमारे यूथ है, उनके लिए किस तरह का विषय जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, अनीस अंसारी साहब, अभी जैसे वकील साहब कह रहे थे कि ओवरऑल तो डीएम का मसला बनता है, आप लंबे समय तक कलेक्टर भी रहे अपने प्रारंभिक दिनों में। इसमें देखिए, एक्यूज की हैसियत से, मुलजिम की हैसियत से तो बाबा प्राइमरी मुलजिम हैं, क्योंकि उन्हीं को लेके उनको पैर को मिट्टी लेने के लिए और उन्हीं के सत्संग में लोग बुलाए गए थे। तो इसमें 302 का तो नहीं, 302 में इंटेंशन होना चाहिए किल करने की, इंटेंशन तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन रैश और नेग्लिजेंट एक्ट जिससे मौत हो जाए उसका तो केस बहुत क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा को एफआईआर में शामिल नहीं करना चाहिए था, उनको शामिल करना चाहिए। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलोर तो बहुत साबित है कई चीज़ों में। इसमें 80,000 की जब परमिशन दी गई थी तो 2.5 लाख आदमी कैसे अलाउ कर दिए गए, एग्जिट के भी रखे गए, और जैसे बताया गया कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड और दूसरी चीज़ों का इंतजाम होना चाहिए था, एम्बुलेंस और होना चाहिए, ये सब क्यों नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलोर तो बिल्कुल साफ है, लेकिन बाबा को बचाने की जो कोशिश हो रही है तो उसको नामजद रिपोर्ट नहीं डाली गई, और ये कहा जा रहा है कि जब इंक्वायरी में विवेचना में जब चीज़ आ जाएगी तब कोई भी शामिल कर लेगी। ये क्या बात हुई? आपके सामने पूरा वाकया हुआ है कि उस आदमी की वजह से इतनी मौतें हो गई और आप उसको नाम में शामिल नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर पर उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और ये खाली ज़िले का इशू नहीं है, ये लखनऊ से भी इसके तार जुड़े हुए होंगे, ये बाद में पता चल पाए। ठीक बात है। महेंद्र सिंह जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अंसारी साहब, बहुत वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर लखनऊ से तार जुड़े होंगे, और वो एक बहुत जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो कैजुअल बात कर रहे होंगे। महेंद्र जी। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन का तंत्र अभी भी होगा और वो पूरे उस प्रशासनिक तंत्र के हिस्सा रहे हैं और बहुत सीनियर आदमी है। तो निश्चित तौर पर वो जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई होगी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और ये नेक्सस हम आप सब जानते हैं, देखते हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन बाबाओं के कितने होते हैं, कहाँ कहाँ तक उनके तार होते हैं, ये मतलब ओपन सीक्रेट है। तो इसमें बहुत ज्यादा शंका रह नहीं जाती है, और यही वजह है कि अभी तक आप देखिए कि बाबा के खिलाफ कोई खुल के बोलने की तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो स्थिति यही है कि वो जो वोट है, जो जिसकी राजनीति होती है, और जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि वो वोट जो है बेच के जो इनके पास धन आता है या जो इनके पास रसूख बनता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक अभी हमारे पास एक बयान आया है बाबा के वकील, जिन्होंने बाबा ने लगातार पैरवी शुरू कर दी है, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को उन्होंने हायर किया है। एपी सिंह निर्भया कांड में अभियुक्तों के वकील थे, सीमा हैदर जो बड़ा चर्चित मामला था उसके वकील थे। तमाम इस तरीके के विवादित मसले जो होते हैं, इस तरीके के अभियुक्तों के साथ में वो खड़े रहते हैं। वो एपी सिंह से मेरी जब भी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है तो वो कहते हैं भाई लीगल सहायता लेने का अधिकार तो उन्हें भी है। तो एक एपी सिंह की बाइट सुना देते हैं, फिर इस कार्यक्रम में एक अंतिम चरण में इसको खत्म करेंगे। प्ले करिए एपी सिंह की बाइट। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की
निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो, उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से, जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से, जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण शाकाहारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है बहुत ही, जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण शाकाहारी के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण शाकाहारी आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण शाकाहारी जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण शाकाहारी ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिश हैं, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे। पूरी पेशबंदी, वकील साहब पूरी पेशबंदी करते नजर आ रहे हैं। आपने सुना अनीस अंसारी साहब, पूरी पेशबंदी। अभी नारायण हरि शाकाहारी जी महाराज सामने नहीं आए, वकील के जरिए बयान आया है। अभी वकील साहब से हमने कहा था कि आ जाइए डिबेट में, लेकिन उन्होंने ये बयान भेज दिया। तो एक जिम्मेदार चैनल और पत्रकार होने के नाते, चूंकि हमारा उद्देश्य किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी को फेम नहीं देना है, हम जनता के वकील हैं, जनता की वकालत करनी है। पत्रकार जनता का वकील है, आप जैसे ब्यूरोक्रेट जनता का सेवक हैं, राजनीति के लोग सेवा करते हैं, तमाम लोग करते हैं। लेकिन इनके बयान से क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या पेशबंदी चल रही है? मैं अनीस अंसारी को लूंगा, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुझे लग रहा है कि एक बहुत पुराना कॉल है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट शेल्टर फॉर स्काउंड्रल्स। जी, गुंडे लोगों के लिए जो है, बदमाश लोगों के लिए पॉलिटिक्स एक लास्ट रिफ्यूज बन जाती है। एक बड़े इंटेलेक्चुअल का बयान है। मुझे लग रहा है उसको पकड़ लिया इनके वकील ने, और ये जो सनातन धर्म को घसीट के लाए। सनातन धर्म का इसमें क्या कसूर है? वे कहीं सनातन धर्म में ये कह रखा है कि आप बद इंतजामी करिए। वो कह रहे हैं सुचिता का जीवन है। वो कह रहे हैं सुचिता का जीवन है उनका। अब ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो लोग हिंदू नहीं है वो हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए इस केस को उछाला। साजिश, ये साजिश के बाद उत्तर प्रदेश के इसमें साजिश कहाँ से आ गई भाई? आपने बद इंतजामी की है, उसकी वजह से मौतें हो गई हैं, उन मौतों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इसमें साजिश कहाँ तक? कोई ये थोड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आशंका जताई है क्या साजिश, ये हादसा अजीब सी ये बात है। और एक अजीब से चल रहा है। कहाँ से पहलू कोई हिंदू धर्म में ये थोड़ी कहा गया कि आप बद इंतजामी करिए और लोगों को मारिए और इस लेवल तक अंधभक्ति कर लीजिए कि लोग मर जाए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। तो ये जो एक कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है ये बाबा के जरिए कि इसको डाल दे सनातन धर्म को, जो लोग नहीं फॉलो करते उनके कंधों पे, तो उनकी वजह से ये हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात आ गई, राजनीति आ गई, जिसको लेकर जो अंधभक्ति को लेकर हमने, और न बाबा को करना चाहिए। अंसारी साहब, जिस कार्यक्रम को लेकर हम आए हैं, अंधभक्ति हमारा विषय था। राजनीति और समाज में जो अंधभक्ति है वो साबित हो रहा, इसी कार्यक्रम के दौरान साबित हो रहा कि किस तरह क्या चीजें हो रही। बोलिए प्रोफेसर जोशी। देखिए,
जो उनकी लास्ट लाइन थी वही निचोड़ है इसका। और उन्होंने तो इसको एंगल, देखो कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, उन्होंने जो इसको एंगल दे दिया है लास्ट में, सारे हमारे जो पैनलिस्ट साथी हमारी बात से सहमत होंगे, उन्होंने इसको सनातन और धर्म की ओर मोड़ के निश्चित तौर पे दिखाने की कोशिश करी है ये साजिश सनातन के खिलाफ है और हिंदू धर्म के खिलाफ है। जबकि ये जो लड़ाई है, जो आज जो लड़ाई है, वो अव्यवस्था की लड़ाई है, अंधविश्वास की लड़ाई है, अव्यवस्था की लड़ाई है, अंधभक्ति की लड़ाई है, अंधभक्ति की लड़ाई है। और उस एंगल को दूसरा एंगल देखे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ ये लड़ाई है। ठीक है, इस तरह से थैंक यू मोड़ देखा। सत्यवीर जी। एक छोटा सा टिप्पणी, फिर मैं अंतिम टिप्पणी के लिए महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। सत्यवीर जी, छोटी सी टिप्पणी। बस मैं तो ये कहता हूँ कि उस सनातन धर्म की मोड़ने की जो है ना, आदमी दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है पर स्वतः ही उस गड्ढे में अपने आप से गिरता है। सच्चाई के साथ अब निष्ठावान होकर अगर प्रशासनिक इस रूप में अगर सही दिशा में जा पाएगी तो मैं चाहूंगा कि जनमानस के एक सुधार को हम दे पाएंगे। अन्यथा वही ढाक के तीन पात, शायद अब से पिछले भी घटनाएं होती रही हैं, कुछ भी जनमानस को नहीं मिल पाया। और ये भी घटना वही है कि शायद जैसे वकील साहब ने कहा कि इसका कुछ भी होने वाला नहीं है, तर्कों में 4 दिन के बाद में ये भी बातें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू महेंद्र सिंह। अंतिम टिप्पणी, पीड़ा है मुझे महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी। जी, बहुत जल्द हमें और आपको ये नैरेटिव सेट होता हुआ दिख जाएगा सोशल मीडिया पर। और के प्रवक्ता थे वो भी इसी तरीके की बात कर रहे थे। तो अभी देखना 2-4 दिन जिस तरीके से मीडिया में रहेगा, हम आप उठाएंगे, उसके बाद नैरेटिव सेट हो जाएगा कि हमारे हिंदू के जो बहुत बड़े बाबा हैं, जो हमारे बहुत अच्छे ये गुरु हैं, इनको बदनाम करने की एक साजिश है। और ये नैरेटिव धीरे धीरे, क्योंकि बचाने की कोशिश हो रही है, सभी लोग कह रहे हैं प्राइमा फेसी के बाबा दोषी है प्रथम दृष्टया। अंसारी साहब चूंकि इतना अनुभव है इनका, वो खुद कह रहे हैं कि ये दोषी है, कम से कम उसके खिलाफ FIR तो लिखी जानी चाहिए। और अभी मैं देख रहा था कि उसके जो आश्रम है वहाँ गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई थी, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, पूरे दिन खड़ी रही। तो इसका मतलब कहीं से ऊपर प्रेशर है, प्रशासन पर प्रेशर है। प्रशासन अपने से तो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं दुआ करूंगा कि अंसारी साहब को कहीं सनातन विरोधी ना लोग कह दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, अंसारी साहब, जोशी साहब, महेंद्र जी, अवधेश पांडे, सत्यवीर जी और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस कार्यक्रम को देखा, सुना। सवाल यही है कि वो जो अफीम है अंधभक्ति की, वो चटाने की इस मामले में भी और कोशिश हो रही है। अभी तक अंधभक्ति के कारण जाने गई हैं, अब जान जिसके कारण गई है उसे बचाने के लिए अभी अंधभक्ति की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।